नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जर्मनी के बैचलर कोर्सेज के बारे में। उस बैचलर कोर्सेज में हमें करनी क्यों चाहिए जर्मनी में, वहाँ पर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या है और वहाँ पर की टॉप रैंकिंग कॉलेजेस और पॉपुलर कोर्सेज क्या हैं बैचलर्स करने के लिए। तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जर्मनी में पढ़ना क्यों चाहिए। जर्मनी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और साथ में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लें। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो ऑब्वियसली सबको मालूम है कि वहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं लगता। थोड़ा बहुत सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फीस लगता है, लेकिन वहाँ की जो मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट नो ट्यूशन फीस पर पढ़ाई करवाती हैं। फिर चाहे ये आप बैचलर कोर्सेज के लिए ले लीजिए या फिर मास्टर कोर्सेज के लिए लीजिए। और नो ट्यूशन फीस का मतलब ये नहीं कि वहाँ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। क्वालिटी जर्मन एजुकेशन सिस्टम की बहुत हाई है, वर्ल्ड एक्लेम्ड है। और अब जब आप जर्मन डिग्री के साथ किसी भी जगह में अब जब जाते हैं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे, तो आपकी एक अलग ही रेपुटेशन और वैल्यू रहेगी। तो पहला तो ये चीज़ यही है कि आपकी ट्यूशन फीस वहाँ पर नहीं लगती। सेकंड जो चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले ही कहा कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एक्लेम्ड है, काफ़ी हाई रैंकिंग है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम। तो ये भी एक रीज़न है क्यों आपको जर्मनी में पढ़ना चाहिए। वहाँ पर जो रिसर्च है और इनोवेशंस है उनमें काफ़ी पैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो इस वजह से वहाँ जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन एनवायरनमेंट है, वो बहुत एनकरेजिंग है और बहुत प्रॉमिसिंग है। और अगर आप सीरियसली अपने करियर को लेकर आप कंसर्न हैं और आप चाहते हैं कि बेस्ट एजुकेशन आपको मिले और आप फॉरेन में करना चाहते हैं, तो जर्मनी को आप सीरियसली अपने ऑप्शन में रखिएगा। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर हम आगे जॉब ऑप्शंस ढूंढते हैं। फिर हम वहाँ पर चीज़ों को ढूंढते हैं कि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स हमें कैसे मिल सकें। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पर की इकोनॉमी, अगर उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, अच्छी स्ट्रांग है, तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ जब आप आगे जाकर उसमें जॉब करना चाहेंगे तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी होने का मतलब है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर फिनेंसेस और कमर्शियल सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं और इसके वजह से उनको हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो वहाँ पर उनके यहाँ नौकरी कर सके। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और लास्ट है कल्चरल वैल्यूज़। जर्मनी का जो कल्चरल वैल्यू है, वर्क कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट जर्मन वर्क कल्चर्स के बारे में केस स्टडी हुआ करता है। तो जब आप जर्मनी में पढ़ते हैं, साथ में वहाँ पार्ट टाइम करते हैं और कुछ समय वहाँ बिताकर जब आप वहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं, तो आप उस कल्चर को अपने अंदर ढालते हैं, आपको वो आदतें लग जाती हैं। तो जब उस आदत को लेकर आप जब वर्ल्ड की किसी और कंट्रीज़ में जब जाएंगे आगे, जैसे कि आप यूएस चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो आप पाएंगे कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो ये चार चीज़ें हैं जो जर्मनी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है, काफ़ी कंपेलिंग बनाती हैं आपके करियर को लेकर। हालांकि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जर्मनी में अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि वहाँ की हाई लिविंग एक्सपेंस है। हाई लिविंग एक्सपेंस वहाँ लगभग 800 से 900 यूरोस तक की आपके खर्च हो सकते हैं, जो कि यूजुअली आपका 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ है। तो चलिए आपका ट्यूशन फीस तो कवर हो गया क्योंकि नो ट्यूशन फीस में आप चले गए, बट स्टिल आपको जो लिविंग एक्सपेंस है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसको कैसे एडजस्ट करें उसके बारे में एक अगला एक वीडियो बन जाएगा जिसमें हम बताएंगे कि आप लिविंग एक्सपेंस को आप कैसे कवर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ें जो हैं ये खासकर ये इंपॉर्टेंट है और आज इस टॉपिक को कंसर्न पे रखते हुए कि बैचलर कोर्सेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम 13 ईयर्स है और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम 12 ईयर्स है। सो इस वजह से ये थोड़ी सी जो 12 और 13 ईयर्स को एडजस्ट करने के लिए जो सिस्टम वहाँ बना हुआ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव है। तो उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और तीसरा है ऑब्वियसली आप 12 साल अपने 12th तक की पढ़ाई किया और उसके बाद अब आप आगे पढ़ने जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है एक नया लैंग्वेज सीखिए। तो जर्मन लैंग्वेज भी लगता है कहीं पर B1 कहीं पर B2 की लैंग्वेज लेवल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब एक नया लैंग्वेज सीखना एक माइंड में अपने आप में एक बैरियर है, तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। हालांकि ये जब आप इंडल्ज होंगे इस प्रोसेस में तो वो उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, बट स्टिल एक नया लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक बैरियर तो रहता ही है। और आखिरी जो चीज़ है, जो डिसएडवांटेज या एडवांटेज आप कुछ भी कह सकते हैं, वो ये है कि क्योंकि वहाँ की चीज़ें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है जो वर्ल्ड में काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हैं और वो होती हैं फ्री में।
तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कंपटीशन बहुत होती है। तो जैसे कि लो परसेंटेजेस अगर हो गए, इनफैक्ट हाई परसेंटेजेस जहाँ पे 80% एंड अबव में भी कई बार गारंटी नहीं किया जा सकता कि आपका वहाँ पर से एडमिशन ऑफर्स आ जाए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसको आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना करियर प्लान करना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या है। जब आप 12th यहाँ से, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैचलर्स में एडमिशन्स के बारे में, तो जब आप 12th जब आप पास करते हैं तो इसमें 12th पास करने से लेकर आपकी एडमिशन बैचलर्स कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो पहला चीज़ अगर है कि अगर आप IB या कैम्ब्रिज बोर्ड से हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी और फॉर्मेलिटीज़ के। हाँ, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, B1 B2 की जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहेगी, लेकिन अगर आप IB और कैम्ब्रिज बोर्ड से हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर दे सकता है। अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं जैसे कि CBSE है, ICSE है या स्टेट बोर्ड से हैं, लेकिन आपने IIT या JEE में IIT के JEE मेंस या एडवांस को क्लियर कर लिया है, या आपने यहाँ पर के कॉलेज में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन्स वहाँ पे ढूंढ सकते हैं और आपको वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बाद मिल जाएगी। इस सब के अलावा अगर ये दो क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो आपको एक प्रिपरेटरी कोर्स करनी पड़ती है जिसको स्टूडेंट कॉलेज कहा जाता है। आप इसको समझिए एक फाउंडेशन कोर्स है, वो करना पड़ता है। तो ये जो कोर्स है वो एक काम कर, जो 12 ईयर और ये 13 ईयर्स के जो गैप को फुलफ़िल करने का ये काम करेगा। कहने का मतलब आप अगर CBSE बोर्ड से हैं और आपने IIT JEE या फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया है तो आपको उस स्टूडेंट कॉलेज वाले प्रोसेस से आपको जाना ही होगा। ये प्रिपरेटरी कोर्स है, उसके ये जो कोर्स होगा वो 1 साल का होगा। 1 साल के बाद यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आप वहाँ पर कॉलेज में एप्लीकेशन कर सकते हैं और आप अपनी बैचलर्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या है, कैसे आपको इनिशिएट करना पड़ता है अपना एडमिशन। पहले तो आपको अपना देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं। IB कैम्ब्रिज वाले हैं, IIT JEE मेन एडवांस या फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड है या अदर स्टेट बोर्ड। तो ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है कि इन इंडिया में हम में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको जर्मनी जाकर करनी होती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इंडिया में। तो इंडिया में सबसे पहले तो आपको, अगर जैसे ही आपने सोचा कि मुझे अब वहाँ पर पढ़ाई करनी है, आपको जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी शुरू करनी पड़ेगी और कम से कम B1 या B2 लेवल तक की आपको सर्टिफिकेशन लेनी होगी। ये होगा आपका पहला प्रोसेस अगर आप जर्मनी प्लान करते हैं। याद रखिएगा जर्मनी में एप्लीकेशन से एक लंबा प्रोसीजर है, इसी वजह से तो आपको कम से कम 1 साल का गैप, अगर 1 साल पहले से अपने प्लान स्टडी के आप शुरू करें तो ये बेहतर होगा। तो समझ लीजिए अगर आप सितंबर 2022 में जाना चाहते हैं तो 2021 अगस्त सितंबर से आपकी अगर प्लानिंग शुरू हो तो ये बेस्ट रहेगा आपके सक्सेसफुल एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। सेकंड होता है कि इंडिया से ही आपको, चाहे आप प्रिपरेटरी में जाएं या चाहे IIT JEE कैसे भी जाए, आपको किसी एक यूनिवर्सिटी, 1 या 2 यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करनी ही होगी। ये स्टूडेंट कॉलेज करने वालों के लिए ये मोर और लेस एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, बट ये प्रोसेस यही है कि आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी होगी। जब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और वो देखेंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन्स तो नहीं ले सकते, आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन के थ्रू आना होगा, तो वो एक इनविटेशन ऑफ़र भेजते हैं जिसमें ये कहा जाता है इनविटेशन ऑफ़र फॉर स्टूडेंट कॉलेज। इस ऑफ़र के साथ अब आप वीज़ा ऑफिस में जाते हैं और अप्लाई करना है तो मुझे उसकी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए अप्लाई करनी होगी, जिसको कहा जाता है ऑफनॉम प्रोफुंग कहा जाता है। उसके लिए मुझे अप्लाई आप कर चुके रहते हैं तो ये इनविटेशन लेटर और एग्ज़ाम का जो आपका एनरोलमेंट लेटर्स है, ये सब को लेकर आपको वीज़ा ऑफिस में जाना होता है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि साथ ही साथ आप कुछ जर्मन क्लासेस में भी वहाँ एनरोल कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब यहाँ स्टूडेंट कॉलेज की भी जो एडमिशन्स हैं, जो प्रिपरेटरी कोर्स, वो डायरेक्ट नहीं होती, वो भी उतनी ही कॉम्पिटिटिव होती है जितना नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में होता है, क्योंकि ये भी प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट कॉलेज की फ़ीस होती है लगभग 4000 यूरो के आसपास और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये फ्री रहती है। तो अब 4000 यूरो बचाने के लिए भी लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ ही आगे बढ़ते हैं।
तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट कॉलेज की बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इस लिमिटेड सीट्स की वजह से वहाँ पर भी कंपटीशन होता है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे और ऑफ नॉर्म प्रोफूंग जो एग्ज़ाम है वहाँ का, वो जब आप देंगे तब उस एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका एडमिशन होगा। सेफर साइड रहे। लेकिन अगर समझ लीजिए आपका इस स्टूडेंट कॉलेज के में एडमिशन नहीं हुआ और आप किसी और चीज़ों में एनरोल नहीं हुए हैं, तो आपको वापस आना पड़ेगा इंडिया, क्योंकि आप वहाँ पर अब आप पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए सेफर साइड में एक आप जर्मन लैंग्वेज क्लासेस में भी आप एनरोल हो जाइए। जब आप जर्मन लैंग्वेज क्लासेस में एनरोल होंगे तो आप, अगर आपका स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हुआ तो स्टिल आप जो है वो वहाँ पर रह सकते हैं और अपनी लैंग्वेज कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ से स्टूडेंट कॉलेज के लिए आपने ऑफ नॉर्म प्रोफूंग वगैरह के लिए आपने अप्लाई वगैरह कर दिया और वीज़ा हो गया, तो वीज़ा हो जाने के बाद अब आप जर्मनी जाएंगे और जर्मनी में वो टेस्ट देंगे। अब टेस्ट आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, क्योंकि सबके अपने एक चार्जेस होते हैं। तो वो आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया और आपके कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज़ में आपका स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब स्टूडेंट कॉलेज में का कोर्स जो होता है वो 1 साल का होता है। वो 1 साल के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोला जाता है फेस्टस्टेलम प्रोफूंग बोला जाता है। वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, 1 साल बाद होगा ये स्टूडेंट कॉलेज के। फिर आपको, क्योंकि आपने याद करिए आप अप्लाई करने से, स्टूडेंट कॉलेज में जाने से पहले भी आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया था, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं। हो सकता है कि जिस कॉलेज से आप स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हैं वहीं पर आपको एफएसपी के आधार पर आगे एडमिशन मिल जाए, नहीं तो उस एग्ज़ाम के आधार पर आप दूसरे भी कॉलेजेस में आप अप्लाई करिए और वहाँ पर अपनी, अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मुझे एक बात यहाँ पर ऐड करना है जो कि मैंने पहले कहना भूल गया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बैचलर्स में एडमिशन के लिए वो 50% सेट की गई है, बट ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चीज़ें फ्री होती हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपका 70% एंड अबव है 12th में, तो ही आपको सीरियसली जर्मनी कंसिडर करना चाहिए। एल्स चांसेस यही रहेंगे कि यूनिवर्सिटी से यूजुअली रिजेक्शन लेटर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट पे आप कमेंट कर में बता सकते हैं कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए। और इस चैनल को, इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। वीडियोस बनाने में बहुत सारी मेहनतें लगती है, टेक्निकल स्किल्स लगती हैं, और बेसिकली हम एजुकेटर्स हैं, हमको उतनी टेक्निकल नो हाउस के बारे में पता नहीं होता। फिर भी स्टिल अब क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करना है तो हम इस प्लेटफॉर्म्स पर आए हैं, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।